राजनीतिक कुछ बातें की जाए और खास करके मैं बात की शुरुआत करूंगा। दिलीप सिंह शेखावत जी मेरे साथ में हैं, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के सीनियर नेता हैं और एक बड़े संघर्ष के बाद में कहना चाहिए कि नागदा जिला को बनाने में सफल रहे हैं। चेहरे पर खुशी दिख रही है आपके? लंबा संघर्ष रहा है सुधीर सर। देखो, निश्चित रूप से जब व्यक्ति किसी लक्ष्य के लिए काम करता है और ईश्वर अगर उस लक्ष्य को प्राप्त कराता है तो प्रसन्नता होती है। क्षेत्र की आवश्यकताएं भी थी, क्योंकि जिस प्रकार से उज्जैन में महाकाल लोक और अन्य जो विकास के कार्य हुए उसके कारण यहाँ के जो जिलाधीश होते हैं उनकी व्यस्तताएं जबरदस्त होती है और उन व्यस्तताओं के कारण एक जिलाधीश को जितना समय अन्य तहसीलों में देना चाहिए वो समय नहीं दे पाते। तो वो भी एक कारण था कि नागदा जिला बनता है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ एक नया जिलाधीश आएंगे। मैं क्षेत्र के लिए अगर बात करूँ तो क्योंकि जब कोई भी जिला बनता है शहर, तो उसमें बहुत सारे विकास के द्वार खुलते हैं और मैं कहूँगा कि आज अगर मान लो नागदा में कोई अस्पताल है, कल जिले के मान का अस्पताल बनेगा, 50 तरह के वहाँ पर ऑफिसेस आएंगे, रोजगार के नए संसाधन विकसित होंगे। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर कोई जिला बनता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, सारे विकास के द्वार अपने आप खुलते हैं, क्योंकि जिले के कारण वो प्रायोरिटियाँ हो जाती हैं। और इसलिए एक लंबा संघर्ष था और उस लंबे संघर्ष के लिए चरणबद्ध हम लोगों ने योजनाएं भी बनाई और लगातार उसके लिए प्रयास करते रहे, क्योंकि जब 2008 के आसपास ये जिले की मांग उठी और उस समय मेहतपुर में स्वर्गीय कल्पना परुलेकर जी ने एक विषय छेड़ा कि अंग्रेजों के समय में मेहतपुर एक प्रमुख स्थान हुआ करता था और इसलिए मेहतपुर को जिला बनाना चाहिए और हम अगर नागदा जिला बनता तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे। अब वो जब एक इशू उठा तो वहाँ के जनमानस में भी संभवतः वो इशू धारण कर गया। अब उसके बाद चूंकि भारतीय जनता पार्टी के माननीय बहादुर सिंह जी विधायक बन गए तो वो भी एक उसी स्टैंड के ऊपर चले। वो लगातार एक कारण, छोटा मोटा कारण रहा कि नागदा, खाचरोद और आलोट ने पहले ही सहमति दे दी थी 2018 में, लेकिन फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार बात करने के बाद में, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत सकारात्मक और सहृदय मुख्यमंत्री हैं और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए मुख्यमंत्री है कि भाई जनता की आवश्यकता क्या है, समाज की आवश्यकता क्या और क्षेत्र की आवश्यकता क्या, और उससे उनके निर्णय होते हैं। और इसलिए 20 तारीख को जब वो आए तो उन्होंने नागदा को एक बड़ी सौगात दी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में नागदा एक अपनी पहचान वैसे भी रखता है, क्योंकि वहाँ एशिया का सबसे बड़ा फाइबर उद्योग है और उसके कारण उसका एक अपना पहचान है नागदा की। और नागदा जिला बनने के बाद में मुझे लगता है, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे हमारे पास में से हैं, हमारे पास में लगभग 2200 करोड़ की नर्मदा शिप्रा लिंक 2 योजना स्वीकृत होकर और मुझे लगता है 2024 में मां नर्मदा का पानी नागदा आ जाएगा। और नागदा जिला बनने के बाद एक्सप्रेस हाईवे हमारे नज़दीक से गुजर रहा और उससे मुझे लगता है कि नागदा मध्य प्रदेश में एक अपनी पहचान सांस्कृतिक, औद्योगिक और उस प्रकार से वो सारी बनाएगा। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जन भावनाओं को ध्यान करते हुए नागदा को जिला बनाया। मुझे याद है दिलीप सिंह जी के 2013 में आप विधायक थे, उस समय 13-18 का जब विधानसभा मुलाकात होती थी और उस समय देखते थे हम लोग कि बार बार मुख्यमंत्री से मुलाकात करना, मांग रखना कि नागदा जिला बने, लोगों को कन्विंस करना, लोगों की भीड़ भोपाल तक लाना कि ये लोगों की इच्छा है। मुख्यमंत्री जी जब आए, देखा था हम लोगों ने माहौल उस समय क्या था। अब लग रहा है कि जो 10 साल की तपस्या है वो फलीभूत हुई है पूरी तरीके से, क्योंकि बीच में एक टर्म था कांग्रेस का, जब जाती हुई सरकार थी उस समय 3 जिले बनाने की घोषणा करके गए थे कमलनाथ जी। उसमें मैहर भी था, नागदा को भी उन्होंने ऐलान किया था, चाचौड़ा को भी किया था, पर लेकिन नागदा की जो मांग 2013 से जो आप उठाते आ रहे थे वो आखिरकार आपके प्रयासों से पूरी तरीके से सफल हुई है, ऐसा माना जा सकता है? देखो, माननीय कमलनाथ जी और वर्तमान के कांग्रेस के विधायक जी की जिला बनाने की मंशा कभी नहीं थी। वो तो ये चाहते थे कि उस मुद्दे के रथ पे सवार होकर मैं एक बार चुनाव और जीत जाऊं। उसका कारण मैं आपको ये बताऊंगा कि 19 जनवरी 2019 को वो उनका कहना ऐसा है कि माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ के उस समय के तत्कालीन कलेक्टर को ये आदेश दिया कि
कि जिले की कार्रवाई को प्रारंभ करे। अब आप कल्पना करिए कि 20 तारीख को माननीय शिवराज जी ने घोषणा करी और 2 दिन में प्रपोजल बन के सीमाएं निर्धारित होकर प्रस्ताव भोपाल चले गया और मात्र 15 दिन या 20 दिन के बाद में अधिसूचना जारी हो गई दावे आपत्ति की। तो ये तो नियत होती है, नियत जो जैसा कहना वैसा करना। और एक ये है कि 19 जनवरी को कलेक्टर को निर्देशित करा और कैबिनेट में प्रस्ताव आया मार्च 2020 में, जब सरकार अल्पमत की हो गई, सरकार चली गई। तो ये फर्क कैबिनेट के कई मंत्री भी नहीं थे उस समय तो जिसमें फैसला था, क्योंकि वो बीजेपी की तरफ आ गए थे। नहीं, एक्चुअली क्या था, उस कैबिनेट के प्रस्ताव का महत्व इसलिए नहीं कि सरकार के 22-24 विधायक चले गए, इस्तीफा दे दिया, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, तो सरकार अल्पमत में आ गई। और मेरा कहना यह है कि अगर आपकी नियति होती तो 2019 जनवरी को आपने करा तो विद इन 6 मंथ के अंदर, जैसे अभी 20 तारीख को हुआ, और मुझे लगता है कि सितंबर में किसी भी दिन हमारा जिला अस्तित्व में आ जाएगा। कलेक्टर एसपी बैठने लगेंगे, मतलब 2023 का चुनाव आप जो लड़ेंगे अपने जिले की विधानसभा से लड़ेंगे, नागदा जिले की विधानसभा। अब देखो, लड़ना तो पार्टी तय करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिले के रूप में लड़ेगी चुनाव। पहली लिस्ट आने के बाद तो उम्मीदें जाग गई होगी कि अब तो दूसरी लिस्ट भी, नाम चर्चा जोरों पर है। कितनी तैयारी है इस बार की बात की जाए तो आपकी? देखो, एक्चुअली जहां तक अगर आप तैयारी की बात करोगे तो मेरे मन में एक विचार हमेशा रहता था कि 2018 में इलेक्शन में जरूर लूज कर गया, और इलेक्शन मुद्दों पे नहीं, इलेक्शन झूठ के कारण सामने वाला जीत गया। क्योंकि मेरे यहाँ लगभग 15,000 बहनें हैं, वो माइक्रो फाइनेंस समूह से जुड़ी, उनको झूठ कह दिया गया कि हम तुम्हारा फाइनेंस माफ कर देंगे, कर्ज माफ कर देंगे, और वो बड़ी संख्या होती है 15,000। मैं मानता हूं कि 15,000 सब हमारे वोटर नहीं होंगे, लेकिन मान लो 4-5 हजार वोटर होंगे तो 5,000 वोटों से मैं लूज करा। एक दूसरा ये था कि किसानों का कर्ज माफी वाला एक इश्यू रहा, और विशेष करके उन परिवारों में प्रभाव ज्यादा डाला जिनकी 2-2, 3-3 केसीसी थी। आज हम जरूर कहें कि लालच नहीं, अगर किसी व्यक्ति के 6 लाख रुपए कर्ज माफ होता है उसके लिए बड़ा अमाउंट है, हमारे लिए या और किसी के लिए शायद नहीं हो, लेकिन उनके लिए था। तो इस प्रकार के जो झूठ थे उन मुद्दों के, वो मुद्दे छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन सब 1,000-2,000 वोटों के कारण प्रभावित करने वाले थे, तो वो थे। लेकिन मेरे मन में लूज करने के बाद में एक चीज हमेशा थी कि 70,000 वोट मुझे मिले हैं, और इसलिए उन लोगों का उपकार मेरे सिर पे है, और इसलिए मुझे 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहना क्षेत्र के अंदर। और आप सहित मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, 2021 कोरोना के अंदर जब वर्तमान के कांग्रेस विधायक क्षेत्र से भाग गए, मैं परिवार के, और उस वक्त जिंदगियां कैसे जा रही थी उस मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और 2020 में मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुका था, उस दंश को मैं भुगत चुका था, मुझे पता है कि कोरोना क्या चीज होती। लेकिन उसके बाद भी पूरे समय एक तरह से मैदान में, और कुछ मित्रों ने मुझे ये भी कहा, क्यों पागलपन कर रहे हो, जिंदे रहोगे तो राजनीतिक करोगे, क्यों मौत के मुंह में जा रहे। लेकिन एक भाव था कि अगर मैं भी जनता को ऐसे ही छोड़ दूंगा तो जनता किसके पास जाएगी। इसलिए सक्रियता में कोई कमी नहीं, विकास में कोई कमी नहीं, व्यवहार में कोई कमी नहीं, बाकी निर्णय पार्टी को करना है। पार्टी निर्णय करेगी। प्रताप सिंह आर्य जी, जिला पंचायत सदस्य हैं आप, महिदपुर से आते हैं, 2 बार से वहां पर बीजेपी जीत रही है। क्या इस बार लग रहा है, पूरे ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, पिछली बार की बात की जाए तो उज्जैन जिले में 7 में से 4 कांग्रेस के पास थी, 3 आपके पास थी और 2 शहर की थी। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो क्या लग रहा है इस बार की बात क्या है, क्योंकि 4 कांग्रेस उसी इलाके से जीती थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं महाकवि कालिदास की काव्यभूमि, राजा विक्रमादित्य की राजस्थली और बाबा महाकाल के इस पावन भूमि से सभी को नमस्कार करता हूं। जिस प्रकार से पिछली बार जीते हैं, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस बार भी जीतेगी। पिछले 2008 विधानसभा में मैं चुनाव प्रभारी था, और माननीय उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के अमित शाह जी का
एक वाक्य था कि अब की बार 200 पार। उसी को लेकर हमने पन्ना प्रमुख की उनकी बहुत अच्छी योजना थी, उस योजना को धरातल पे उतारा और मध्य प्रदेश में सबसे पहले पन्ना प्रमुख का सम्मेलन कहीं हुआ तो मध्य प्रदेश में हुआ था, महिदपुर में हुआ था मध्य प्रदेश का। उसी को लेकर हमने उस कार्य योजना को उतारा और करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को और माननीय मुख्यमंत्री जी के सराहनीय कार्य को और सभी को और साथ में लेकर कार्यकर्ताओं ने जन जन तक पहुंचाया। उसी का परिणाम है कि पिछली बार ग्रामीण क्षेत्र में महिदपुर में भारतीय जनता पार्टी विजय हुई थी और इस बार भी होगी। हर बार निर्दलीय का समर्थन मिल जाता आपको कहीं ना कहीं से, देख खासकर महिदपुर की बात की जाए, 2 बार को देखा जाए, इस बार भी वो योग कहें या हमारा सौभाग्य समझे, लेकिन वहाँ पर जो समर्थन मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। अगर इतिहास उठा के देखें तो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी ही जीती है वहाँ से। कल्पना जी का समय को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो महिदपुर में बीजेपी का काफी असर रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इस बार की बात की जाए तो संगठन के तौर पर एंटी इनकम्बेंसी की बातें की जा रही है, क्या लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है जमीन पे? और सबसे महत्वपूर्ण लाडली बहना योजना, वो कितनी कारगर जमीन पर साबित हो रही है? क्योंकि गेम चेंजर कहा जा रहा है, करीब 1,25,00,000 महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है इसका। एंटी इनकम्बेंसी तो होना एक परिवार होता है और परिवार में चलता है, जहाँ कहते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कहावत है कि जहाँ ज़्यादा बर्तन होते हैं वहाँ बचते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन जो पार्टी है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उसके चलते जो भी माननीय अभी भी योजना चल रही है और वो एंटी इनकम्बेंसी जो है इतनी पार्टी के लिए, पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है और उसके लिए जो भी समय पर जो निर्णय करने पड़े वो सारे निर्णय हमारे कार्यकर्ता और हम सब लोग करेंगे। साथ ही लाडली बहना योजनाओं को लेकर आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कहीं न कहीं चर्चाओं का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने ये बहनों के लिए, माताओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुआयामी योजना सिद्ध हो रही है क्षेत्र में और इसको लेकर हमने हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए बहुत ही एक उपहार देने का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने करा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। प्रताप सिंह जी, महिदपुर की अभी चर्चा चल रही थी जब दिलीप सिंह जी बता रहे थे कि 2008 में कल्पना जी जो थी वो उन्होंने चर्चा की थी कि महिदपुर को जिला बनना चाहिए नागदा की बजाय। 2013 से मेहनत कर रहे थे, दिलीप सिंह जी ने नागदा को जिला बना दिया। क्या अभी भी है लोगों की मांग, वहाँ पर डिमांड है कि बनना चाहिए? ऐसा कोई फैक्टर असर पड़ेगा क्योंकि नागदा जिला बन चुका है, उसकी चर्चा होती होगी आपके यहाँ भी? पहले जो माननीय आदरणीय शेखावत जी ने जो कहा है, ऐसी शुरुआत करी थी कल्पना जी ने भी और वहाँ के जनमानस में ऐसी भावनाएं हैं कि महिदपुर को जिला बनाया जाए और यदि जिला नहीं बनता है तो हमको बाबा महाकाल के जिले में यथावत रखा जाए। ये 2 हमारी मांगे थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मांगों को मानते हुए महिदपुर को उज्जैन में यथावत कराया और नागदा को जिला बनाया है। 23 दिन आप जेल रह के अभी जानकारी लगी हम लोगों को, क्या कारण था, क्यों जेल में रहना पड़ा? क्योंकि नेताओं का वैसे आंदोलन के दौरान जेल का साथ होता है, कुछ खास वजह? आजकल राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता का दुरुपयोग करके अपने प्रतिद्वंदी को दबाने के लिए झूठे प्रकरणों में उलझाना एक आम सी बात हो गई है। ऐसी ही घटना मेरे साथ घटित हुई थी। जो आवेदक है उसको आज तक मैं जानता ही नहीं हूँ और उसको लेकर जो है एक झूठा प्रकरण बनाया गया था, उसको लेकर मुझे 23 दिन जेल में रहना पड़ा। लेकिन वहाँ के आम लोगों ने जब इस सत्य को सत्य और असत्य को असत्य माना और जिस दिन मेरी रिहाई हुई, मुझे यकीन नहीं हुआ कि जीवन में इतने सारे लोगों का मुझे प्यार मिलेगा, इतने सारे लोग मुझे लेने आएगा। वो सारे घटनाक्रम वो मुझे मेरे दिमाग से निकल गए कि वो 23 दिन जाना मेरे लिए दुख नहीं सुख का कारण हो गए।
दिलीप जी, आपका जो कार्यकाल हम 5 साल का देखें 2013 से 18 के बीच का, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से सबसे ज्यादा आपने मदद पहुंचाई, सरकार की योजनाएं भी लेकर आए। लेकिन ऐसी आपने झूठ का जिक्र करा कि झूठ में आ गए, कई चीजों का वादा कर दिया, लेकिन देखने में आता है कि दिलीप सिंह गुर्जर जो आपके सामने वाले हैं, उनका एक वोट बैंक है जो उनको मिलता है। उसको किस तरीके से आप इस बार रणनीति बना रहे कि उसको क्रैक किया जाए, तोड़ा जाए कि बीजेपी जीते? देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई अपनी लाइन बड़ी करे। हाँ, कोई किसी का वोट बैंक नहीं होता, और वो इस बात से सिद्ध होता है कि 2013 में मैं आजादी के बाद में सबसे ज्यादा वोटों से जीता, 17,000 वोटों से जीता। अगर 2003 में जब दिलीप जी गुर्जर निर्दलीय चुनाव जीते थे और कांग्रेस के कैंडिडेट के आप दोनों के वोट माने तो लगभग 25,000 वोटों से हार जीत हुई बीजेपी और कांग्रेस की। अब आप देखिए कि 2013 में उस 25,000 वोट को कवर करके वो 17,000 वोटों से जीतना एक बड़ा मार्जिन होता है। लेकिन यह है कि जनता के बीच में लगातार जाना, अब जैसे जो उनके सामाजिक वोट है उस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जब मैं विधायक था, जब 250 करोड़ के विकास के काम हुए, और उसमें भी एक प्रमुख चीज मैं आपको बताऊं कि चूंकि वहां ग्रेसिम उद्योग है और उसके जो पोल्यूटेड वाटर सप्लाई नदी के अंदर होता था और उससे सिंचाई होती थी, और उस सिंचाई के पानी के कारण वो जल नीचे जाता था और उसके कारण पूरा पानी 20-22 गांव में बहुत ज्यादा ऐसा खराब हो गया था। तो मध्य प्रदेश की शायद पहली या दूसरी योजना थी कि जो चंबल से फिल्टर पानी होकर उन 22 गांवों में हर घर तक गया। तो धीरे धीरे जगह समाज के अंदर जब आप काम करोगे उनके वोट पे, तो वो समाज निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देता है। तो बहुत सारी सरकार की अच्छी योजना है, जैसे आज लाडली बहना योजना। अब मुझे लगता है ये एक इतनी बड़ी और एक इतनी मार्मिक योजना है कि इस योजना के कारण लोगों को आज लग रहा है वो 1,000 रुपए है, लेकिन अगर एक परिवार में 3 बहनें हैं और वो कृषक है तो 3,000 वो हो गए, 1,000 वो, तो 4,000 रुपए, और आने वाले समय में वो राशि बढ़ना है। तो अगर जिस दिन ये 6-7 हजार रुपए होगी उस गरीब की लाइफ बदलेगी। तो ये एक मार्मिक इश्यू है कि उस बहन को ये पता है कि हमारे घर की और हमारे परिवार की, हमारे समाज की जिंदगियां बदल रही। मुझे लगता है कि बहुत सारा परिवर्तन अब है। तो इन सारी चीजों से और धीरे धीरे जो अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सर्जन हुए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में पहला उदाहरण होगा नागदा खाचौद विधानसभा, जिसमें 2 नदियां हैं, एक मलेनी कुड़ेल है, वो दोनों का एक संगम है, और एक बागेड़ी नदी है। वो मध्य प्रदेश में पहली नदी है कि जो इतनी छोटी नदी है, नाले जैसी नदी है, लेकिन हमने उसमें श्रृंखलाबद्ध 2013 से 18 में 50 किलोमीटर तक उन दोनों नदियों को हमने भरा, और उससे लाभ मुझे ये हुआ कि लगभग 20-20 किलोमीटर तक जल स्तर जमीन का बढ़ गया। और जो 2 फसल होती थी, गेहूं चने की और सोयाबीन की, अब तीसरी फसल होने लग गई मटर फली की। मध्य प्रदेश में आज मटर फली के दूसरे तीसरे नंबर का उत्पादन क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, और उसमें तकरीबन 10,000 लोगों को हम 4 महीने तक रोजगार देते हैं। और उसके बाद में लहसुन और प्याज में तो 6 महीने तक 10,000 लोगों को रोजगार देना एक बड़ा रोजगार का अवसर का सर्जन है। तो इस प्रकार से ये जो एक नए नए प्रयोग उस क्षेत्र में हुए, और उनके कारण लोग स्वाभाविक रूप से जुड़ते ही हैं। भय मुक्त का नारा दे रहे हैं आप आपके इलाके में, भय मुक्त क्यों? खौफ है क्या किसी का वहां पर? भय मुक्त, डर का माहौल नहीं, देखो आप सॉरी आप हैं? जी, भय मुक्त का क्या माहौल दे रहे हैं आप? विधायक भी वहां पे बीजेपी के हैं, आप जिस इलाके से आते हैं सत्ता भी बीजेपी के, भय मुक्त कौन सा नारा है? ये सरकार आपकी, संगठन आपका, विधायक आपके, हमारा उद्देश्य है, हमारे सम्माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और पंच निष्ठाओं के आधार पर हम चाहते, उनका सिद्धांत था कि समता युक्त और शोषण मुक्त समाज को स्थापित करना, और उस समता युक्त शोषण मुक्त समाज को स्थापित करने के लिए जब उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है, किसी को व्यापारी वर्ग को दबाने का कार्य करेगा, या किसानों को, या प्रशासनिक अधिकारी को, या आम लोगों को जो दबाने का काम करेगा,
और जब जनता सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने में हिचकिचाएगी तो समझ लेना कि वहाँ भय व्याप्त है। और ऐसा ही कुछ माहौल वहाँ बन गया था। उसी को लेकर, इस वाक्य को लेकर मैंने पिछले वर्ष जिला पंचायत चुनाव लड़ा है और उसका असर ऐसा हुआ है कि जिला पंचायत चुनाव में मेरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी पंचायत है झारडा, जहाँ पे 9 पोलिंग बूथ है। आज़ादी के बाद पहली बार 9 के 9 ही पोलिंग में जीता हूँ और कम नहीं 350-400 वोटों से जीता हूँ। और वहाँ जनता में जो भय व्याप्त था, उस वाक्य को लेकर हमने कार्यकर्ता, हमारी टीम ने और आम लोगों में उस भय के वातावरण को समाप्त करने में काफ़ी हद तक हम लोग जो है वो कारगर सिद्ध हुआ है। शेखावत जी, आखिरी सवाल है आपसे। आपने संघर्ष लंबा करा, जिला भी बनवा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप विधानसभा में आए, अगली विधानसभा में आप चुनाव लड़े भी। क्या रोड मैप रहेगा नागदा को स्वर्णिम नागदा बनाने के लिए, एक ऐसा मॉडल बनाने के लिए कि मध्य प्रदेश में ऐसा जिला रहे जिसको देख के करे? क्योंकि वहां पर रोजगार तो है ही, आपने बता दिया, किसानी का भी आपने जिक्र किया। आपके दिमाग में क्या रोड मैप है आने वाले 5 साल को लेकर? इसमें एक सवाल और मिलूंगा कि चुनाव जो हमेशा मुद्दों पर लड़े जाते हैं, नागदा का सबसे बड़ा मुद्दा था, नागदा को जिला बनाना है, मुद्दा सॉल्व हो गया। पर इसमें अब सियासत भी होगी, श्रेय लेने की राजनीति भी होगी। बीजेपी बोलेगी हमने बनाया, आपने बनाया, वो बोलेंगे कांग्रेस के कमलनाथ जी के टाइम पर हुआ। जनता किसके साथ जाने वाली है, किस पर भरोसा करेगी? देखो, एक चीज तो आप चूंकि एक बहुत जिम्मेदार चैनल से जुड़े हुए आप लोग हैं, आपका अपना स्रोत भी रहता है। स्वाभाविक रूप से अगर संपूर्ण क्षेत्र में आप जाएंगे तो कम से कम एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता दिलीप शेखावत के लिए ये मानसिकता जनता की है कि जो दिलीप शेखावत ने सोच लिया वो किसी भी कीमत पे होगा। और वो जो एक मानसिकता है, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिले की सौगात दी है, तो स्वाभाविक रूप से जनता को ये दिल के अंदर ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने नागदा को जिला बना दिया। अब नागदा जिला बन गया और नागदा जिला बनने के बाद में स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी प्राथमिकता आज ये है कि चूंकि आपको जानकर मेरी बात का आश्चर्य होगा कि पानी फाइबर का रॉ मटेरियल है, और भी अन्य चीज भी है, कास्टिक है, पल्प है, अन्य अन्य H2SO4 वगैरह, लेकिन पानी भी एक रॉ मटेरियल है। और उस पानी की कमी के कारण कई बार ग्रेसिम बंद होता था 1.5-2 महीने के लिए। तो उस कारण से 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गुजरात चले गया हमारा। अब भविष्य में संभावना है कि ग्रेसिम का एक्सटेंशन हो और 1500-1700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर आए, ताकि रोजगार के एक नए अवसर का सर्जन हो। हमारे पास में पहले केवल ग्रेसिम, लैंडसेक्स और केमिकल को छोड़ के नहीं था। जब मैं विधायक बना तो भगतपुरी में एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो गया था 25 साल पहले, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां कुछ भी नहीं था। 2013 से 18 में हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दिए और वहां 30-40-50 उद्योग आज कार्यरत है। उसके बाद हमने एक फरनाखेड़ी को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराया। 2018 नवंबर में कांग्रेस की सरकार बनने के कारण उसका काम रुका। फिर हमने सरकार बनने के बाद उसका सारा डेवलपमेंट करा लिया, वहाँ सारा काम हो गया। अब प्लॉट बन के वहाँ हम नए उद्योगों का सर्जन करने वाले हैं। एक पास में कचनारिया है, वो वैसे विधानसभा महत्वपूर्ण है, लेकिन नागदा से 8-9 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर पे वहाँ एक बहुत बड़ा भूभाग है, और चूंकि रेलवे ट्रैक से लगा हुआ है रोल खुर्द से, तो एक रोजगार का सुव्यवस्थित एक रोड मैप हो। दूसरा मेरा कृषि प्रधान क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ के फूल बॉम्बे तक जाते हैं, सब्जियों में हम लोग काफ़ी अग्रणी हैं। एक्सप्रेस हाईवे का तो मुझे फायदा मिलेगा, लेकिन नागदा से रतलाम तक अगर 4 लेन बनता है तो किसानों की सब्जियां जो अभी नागदा, खाचौद या अन्य छोटी मोटी जगह जाती है, वो आने वाले समय में बॉम्बे, दिल्ली या उदयपुर जा सके, उनको उचित दाम मिल सकते, ताकि कृषि के क्षेत्र में हम लोग प्रोग्रेस कर सकें। आने वाले समय में हमको एक चीज और सोचना पड़ेगी, जो मध्य प्रदेश की सरकार और हमारी सरकार भी सोच रही है, कि हम दूध की क्रांति भी क्षेत्र में लाएं। वो इसलिए लाएं कि पशुधन भी बचे और पर्याप्त सिंचाई का साधन है, पशुओं को एक तरह से हरा चारा और वो सब भी मिले, तो दूध के हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स आए और दूध के क्षेत्र के कारण हमारे कृषकों को भी एक लाभ मिले।
तो इस प्रकार का एक सुव्यवस्थित और एक बड़ी चीज जो हमारे मन के अंदर है भारतीय जनता पार्टी के कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग एक शिक्षा का एक हब बने। जिस प्रकार से कई प्रांत, जैसे आज आप कोटा देखेंगे, कोटा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, लेकिन इंडस्ट्रियां खत्म होने के बाद में वो शिक्षा की तरफ गए और आज वहाँ हजारों लोगों को रोजगार केवल शिक्षा के कारण और भारत के नवनिर्माण करने वाले विद्यार्थियों के जीवन का सर्जन वो लोग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम शिक्षा को भी कर सकें, हम स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज हो सकता है और मेडिकल कॉलेज के कारण जो एक मध्यम वर्ग के परिवार या जरूरतमंद लोगों को जो एक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती, इस प्रकार से एक समग्र विकास। वैसे अगर मेरी विधानसभा को आप देखोगे तो हमने हर क्षेत्र के अंदर एक रोड मैप बना के 5 साल में लगभग 4000 करोड़ के डेवलपमेंट के काम करे, वो जो एक बड़ी धनराशि है। तो ये चीजें पूरी रोड मैप में है और लगभग ईश्वर अगर अवसर देती है, जनता आशीर्वाद देती है, तो मुझे लगता है कि इन सारे कामों को अंजाम किसी भी कीमत पे जिला बन गया है, पर लेकिन उसके लिए संसाधन जुटाना एक बड़ा संघर्ष अभी बाकी है। जिला बन गया पर लेकिन उसके लिए संसाधन जुटाना एक संघर्ष जो है वो भी संघर्ष, ये संघर्ष भी बाकी है, अभी तो बड़ा संघर्ष है। देखो संसाधन तो जब आदमी का लक्ष्य बड़ा होता तो संसाधन फिर छोटे दिखने लग जाते हैं। संसाधन अपने आप रास्ते उस मुकाम और उस मंजिल तक पहुंचाए देते। इसलिए मुझे लगता है कि अब संसाधन वाली चीज नहीं, अब तो जो मन के अंदर विचार है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम उतार देंगे, तो वो सारी चीजों को धरती पे उतार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सिंह शेखावत जी, प्रताप सिंह जी आपका।